हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज जो है हम लोग काइनेमैटिक्स में ही आगे पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पिछले क्लास में सिखाया गया था डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, ये सब के बारे में, और उम्मीद है आप सब जो हैं बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आप में से जो लोग भी थोड़ा लेट से कनेक्ट हुए हैं तो थोड़ा आपको मेहनत करना है। बतला दें कि वेक्टर का जो वीडियो है ऑलरेडी यूट्यूब पर है, उसको स्टेप वाइज देखिए। और कम से कम इधर जो है काइनेमैटिक्स जो हम जस्ट पिछले क्लास में स्टार्ट किए हैं उसके 1-2 क्लास पहले रेफरेंस फ्रेम पढ़ाए थे या यूनिट डायमेंशन बताए थे। थोड़ा स्टेप वाइज उसका रिवीजन कर लें, है ना। आप लोगों को जो है साथ साथ मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, और ऐसे मैं जो पढ़ाता हूँ वो इतने प्रॉपर वे में बोर्ड पे लिख भी देता हूँ कि आप बोर्ड के भी हेल्प से नोट्स बनाएंगे तो एकदम लाजवाब नोट्स होगा, आपको हमेशा वो मदद करते रहेगा। तो चलिए, आप लोग अच्छे से सीख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। आज के क्लास करने के पहले क्या आप लोग रिवीजन किए हैं पिछले क्लास को, है ना। शॉर्ट में तो मैं रिवाइज करूंगा ही, लेकिन आपको जो सलाह दिए हैं हर सब्जेक्ट के लिए आप इसको ख्याल रखिए। याद रखेंगे कि दुनिया में जो लोग सफल हैं वो केवल इंटेलिजेंट होने के वजह से सफल नहीं है, बल्कि वो इसलिए भी सफल हैं कि उन्होंने अपने काम को एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के तहत किया है, एक रणनीति बना करके काम को किया है। जैसे आपके पास ढेर सारा वर्क है और आप उसका थोड़ा लिस्ट बना लेते हैं, कैसे कैसे किसको कब अंजाम देना है, तो आप जैसे ही प्रोग्राम कर लेते हैं ना तो आपका मन थोड़ा शांत हो जाता है कि ना चलो इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना। और कुछ लोग होता है बस करते जाता है, उनको पता नहीं होता है। कभी कभी जो कम करना था उसी पर ज़्यादा फोकस करके उनको पता ही नहीं चलता है। तो हर काम के लिए थोड़ा रणनीति बनाना है, और पढ़ने में क्या रणनीति अपनाना है, वो रणनीति ये है कि जब भी मैं कोई भी क्लास करूं तो खास करके उस चैप्टर को तो निश्चित रूप से जो भी पढ़ाई हुआ है पिछले क्लास में 1 क्लास या 5 क्लास पहले भी, तो मैं उसको रिवाइज करके बैठूं जिससे मैं डायरेक्ट कनेक्ट हो सकूं, कुछ भी नया नहीं लगे। वैसे मैं जो पढ़ाऊंगा वो सब चीज़ जो है आसानी से हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता है कि आप सब जो हैं बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहे हैं। काइनेमैटिक्स क्या है बोलेंगे? काइनेमैटिक्स जो है फिजिक्स के उस ब्रांच को बोलते हैं जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं पार्टिकल के मोशन को, लेकिन मोशन क्यों है उसके कारण का व्याख्या नहीं करते हैं। विदाउट एनालाइजिंग द कॉज, कारण का व्याख्या किए बिना जब हम लोग मोशन को पढ़ते हैं तो उसको काइनेमैटिक्स बोला जाता है। जैसे आपसे कोई कहे ना एक पार्टिकल जो है ना ईस्ट में जा रहा है, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि ईस्ट में क्यों जा रहा है। कोई कहेगा पार्टिकल में एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन क्यों है इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो हम लोग चर्चा करेंगे काइनेटिक्स में, जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वगैरह पढ़ेंगे, फ्रिक्शन पढ़ेंगे, आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहले तो काइनेमैटिक्स का डिफिनीशन क्या? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ पार्टिकल विदाउट एनालाइजिंग द कॉज। ठीक है, फिर काइनेमैटिक्स में ही हम लोग पढ़े पिछले क्लास में। जो लोग भी पिछला क्लास छूट गया जस्ट लास्ट वाला क्लास कर लेंगे, और कहीं अगर लेक्चर वगैरह देखने में दिक्कत हो तो आप जो है मेरे से भी या जो भी आपको कंसर्न मोबाइल नंबर दिया गया उस पर फ़ोन करके पूछ लेंगे, वो आपको लेक्चर उपलब्ध करा देंगे, जिससे एक बार देख लीजिएगा उसको। फिर हम लोग क्या पढ़े थे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या सीखे थे जी? अगर मान लो कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया
और इस रास्ते से गया तो डिस्प्लेसमेंट को पाथ से मतलब नहीं है, स्ट्रेट लाइन मतलब सीधे मिला दो इसी लाइन को डिस्प्ले, यानी वो चाहे जिस रास्ते से भी जाए डिस्प्लेसमेंट हमेशा फिक्स्ड होगा, लेकिन डिस्टेंस जो है वो पाथ पर डिपेंड करेगा। अलग अलग रास्ता होगा तो डिस्टेंस अलग अलग होगा, यानी डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ कवर्ड। फिर सोचो डिस्प्लेसमेंट में ही क्या बात बतलाए, एक बतलाए डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट, जैसे कोई भी कर्व पाथ है उस पर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर लें, 2 पॉइंट एक दूसरे के बहुत क्लोज लें, तो ये दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है स्ट्रेट लाइन जैसा दिखता है, और इस वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और जब बात कर्व पाथ का होता है तो इसका डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होता है ना। इसके बाद जो है हम लोग पढ़े फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट, तो वो तो फाइनाइट यही हो गया, फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट ए से बी पर गया, ये हो गया फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट। फिर हम लोग वेलोसिटी पढ़े, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी में भी 2 वेलोसिटी पढ़े, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। याद करो इंस्टेंटेनियस कैसे पढ़े थे कि एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लो और टाइम से डिवाइड कर दो तो उस समय जो वेलोसिटी निकलता है उसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, यानी वो किसी पॉइंट का वेलोसिटी निकलता है। और एवरेज का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, देखो टोटल टाइम से डिवाइड कर दो और तब जो निकलता है वो एवरेज वेलोसिटी होता है। फिर हम लोग स्पीड पर बात किए थे। स्पीड क्या होता है, तो स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अगर वही वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस लिए तब उस स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड भी बोलेंगे। अब पूरा डिस्टेंस लेकर के टाइम से डिवाइड किए तब उसको हम लोग एवरेज स्पीड बोलते हैं। स्पीड जो है स्केलर है, डिस्टेंस स्केलर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर है ना। चलिए शॉर्ट में रिवीजन कर दिए। एक स्टूडेंट बहुत देर से लिख रहे हैं, श्रेयस शुभम, एम करीम में सर उसी चैप्टर का नाम स्पीड वेलोसिटी, हाँ वो भी है स्पीड वेलोसिटी। वो एम करीम में क्या किया है ना कि वो टॉपिक वाइज चैप्टर का नाम दे दिया है, वो उस टाइप से है नहीं, स्टैंडर्ड वे में जैसे आपका एससी वर्मा या एनसीईआरटी बुक फॉलो करता हो वैसे चैप्टर का नाम नहीं है, वो भी एक है, उसके बाद वाला भी काइनेमेटिक्स ही है। चलिए अब जो है ये शॉर्ट में तो मैं आपको रिवाइज करा दिया। अब आज जो पढ़ना है सीखना है उसको जो है ना अक्सर आप जो हैं पढ़े तो होते हैं डिफिनीशन वाइज, लेकिन बहुत कम समझ रहे होते हैं, ठीक ना। एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन कैन बी सेम इन ए स्ट्रेट पाथ। एक बार बता दिया, अरे सेम कैसे हुआ, इंस्टेंटेनियस हुआ ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ना। जैसे देखिए मान लो स्ट्रेट लाइन पाथ, आप कोई पार्टिकल इस पी पॉइंट पर है, कोई पूछा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पी पर क्या होगा, तो बोलते हैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लो, मान लो यहाँ से यहाँ गया, कितना टाइम लगा, ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एवरेज निकालना हो तो यहाँ से यहाँ गया, वो वाला एवरेज वेलोसिटी पूछा जाए तो नेट डिस्प्लेसमेंट देखो और उसमें टाइम से डिवाइड कर दो, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो मैग्नीट्यूड दोनों का अलग अलग हो गया। हाँ डायरेक्शन अगर पूछे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी डायरेक्ट जा रहा पार्टिकल, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी इधर, एवरेज भी इधर। तो जो सिखाया गया पिछले क्लास का वो लेक्चर उपलब्ध रहता है, एक आध बार उसको देख लीजिएगा। उसमें ये नहीं सिखाया गया था कि स्ट्रेट लाइन पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी सेम होता है। आप लोग क्या करते हैं, इनकम्प्लीट बात को सीख जाते हैं। उसमें सिखाया गया था कि अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा है और सीधे आगे की ओर जा रहा है तो डायरेक्शन जो है एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का सेम हो जाता है। मैग्नीट्यूड थोड़े सेम हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो अलग अलग निकालने का मेथड है, एक है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पर निकालने का, एक है टोटल डिस्प्लेसमेंट पर निकालने का, तो दोनों सेम कैसे हो सकता है। इसलिए ये बोलना ही बिल्कुल गलत है कि स्ट्रेट लाइन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी क्या सेम होगा, तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, वो थोड़े होगा।
वो होगा कि नहीं होगा उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा, हाँ डायरेक्शन सेम होगा अगर पार्टिकल सीधे आगे जा रहा है। चलिए अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन, ठीक, एक्सेलरेशन क्या है? देखो साइंस जो है ना वो सेंस से जुड़ा हुआ चीज है। साइंस कभी भी किसी लिटरेचर, कोई भाषा का मोहताज नहीं होता। दुनिया में ज़्यादातर जो कंट्री है वो अपने जो रीजनल लैंग्वेज, उसका लोकल लैंग्वेज है, उसी में वो साइंस को पढ़ाता है। अपने यहाँ केवल जो है ना कि हम लोग साइंस को इंग्लिश बेस्ड किए हुए हैं। बहुत सा बच्चा जो है ना वो सोचता है कि मुझे ये नहीं आता है तो ये नहीं, वो बिल्कुल नहीं। आओ एक्सेलरेशन का डिफिनीशन, अब डिफिनीशन तो आता ही है तुमको, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। उसे कुछ पता कहाँ चलता है, ये थोड़े ना संस्कृत का मंत्र और श्लोक है कि याद कर लिए। ठीक है, अब आओ बढ़िया से समझते हैं एक्सेलरेशन। अच्छा, आप लोग में से जो लोग भी बाइक चलाए होंगे, शायद कोई कार वार भी चलाए होंगे, तो एक एक्सेलरेटर वर्ड सुने हैं ना? एक्सेलरेटर है नहीं, ऐसे दबा दिए कार में फास्ट हो गया, ब्रेक लगाए स्लो हो गया। बाइक में रहता ना ऐसे एक्सेलरेटर, समझ लो उसी से रिलेट कर रहे हैं। एक्सेलरेशन जो है ना वो वेलोसिटी चेंजिंग से रिलेटेड है। जब तक वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तब तक एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी में चेंजिंग होना जरूरी है। आप कोई अगर ये कहे कि सर वेलोसिटी में चेंजिंग कैसे होता है, बोलेंगे ऐसा है, मान लो कि कोई पार्टिकल है, वो जा रहा था 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से, ठीक ना, और अपने रफ्तार को बढ़ा करके सपोज करो 15 मीटर पर सेकेंड कर लिया। बोलो इसका वेलोसिटी बदल गया कि नहीं? तो बदल गया। अगर मान लो पहले से कोई पार्टिकल 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था और मान लो ब्रेक लगाया, स्लो हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, बोलो वेलोसिटी चेंज किया कि नहीं? तो चेंज किया। वेलोसिटी में अगर चेंजिंग होगा तभी एक्सेलरेशन होगा। अब थोड़ा समझना जो बात बोल रहे हैं। कोई कहे तुमसे एक पार्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है इस कर्व पाथ पर और यहां भी पहुंचा, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ही है। आप बतलाओ वेलोसिटी में चेंज हुआ कि नहीं? बोलो पार्टिकल यहां से यहां गया, 5 मीटर पर सेकेंड यहां भी है, 5 मीटर पर सेकेंड यहां, बोलो वेलोसिटी में चेंजिंग हुआ कि नहीं? थोड़ा रिस्पॉन्ड करो भाई, वेलोसिटी में चेंजिंग हुआ कि नहीं हुआ? आदित्य बोल रहे हैं कोई चेंज नहीं हुआ। अस्मित बोल रहे हैं यस सर चेंज हुआ, है ना। आयुष बोल रहे हैं नो चेंज। यानी बहुत लोग जो है इसके पक्ष में है कि हाँ चेंज हुआ, लेकिन कुछ लोग जरूर ऐसे हैं जो कह रहे कि नहीं कहाँ चेंज हुआ, यहाँ भी 5 था, यहाँ भी 5 था। तो बोलेंगे नहीं, वेलोसिटी में चेंजिंग हुआ। कैसे आप समझ गए हुआ? बोलेंगे देखो जी, यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर था और यहाँ इधर है, यहाँ पहुँचा इधर है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में जो चेंजिंग है, मैग्नीट्यूड को चेंज करोगे तब भी चेंज करेगा, डायरेक्शन को चेंज करोगे तब भी चेंज करेगा, दोनों को चेंज करोगे तब भी चेंज करेगा। मतलब कि अगर कोई पूछे क्या इस केस में एक्सेलरेशन होगा, बोलेंगे हाँ होगा। क्या इस केस में एक्सेलरेशन होगा, बोलेंगे होगा। क्या इस केस में होगा, बोलेंगे हाँ होगा। भाई जब भी वेलोसिटी में चेंजिंग होगा तो एक्सेलरेशन होगा, है ना। तो ठीक है, तो एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे करें, कैलकुलेट कैसे करें, इसका डायरेक्शन कैसे देखें? तो ध्यान से देखें।
एक्यूरेट डिफिनीशन तो ऐसे लिखना चाहिए, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, change of velocity is called acceleration। ठीक, अब आइए, यानी एक्सेलरेशन हो गया चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। देखो डेल्टा लगाते हैं ना हम लोग, तो फिजिक्स में इसको चेंज एक तरह से पढ़ते हैं। ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी, और जितने टाइम में चेंजिंग हुआ उस टाइम से डिवाइड कर दो। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम को ही हम लोग एक्सेलरेशन या एवरेज एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। और वही ठीक ना, डेल्टा टी हो गया टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। और एक हम लोग ऐसे भी लिखते हैं एक्सेलरेशन dv बाई dt। देखो dt मतलब होता है वेरी स्मॉल टाइम, वेरी स्मॉल टाइम में जो वेलोसिटी में चेंजिंग हुआ, वही बात है। डेल्टा मतलब चेंज इन वेलोसिटी, dv मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, इसको भी हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक, अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है जी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक ना, v जो लिखे फाइनल वेलोसिटी और u जो लिखे वो इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, यानी कि कोई भी पार्टिकल का अगर एक्सेलरेशन पूछा जाए तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना भाई। क्या करना है? चेंज इन वेलोसिटी देखो, टाइम से डिवाइड कर दो v माइनस यू बाई टी। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करेंगे वो सब बता रहे हैं, ये तो हम डिफिनीशन बतलाएं। ये बोले अगर वेरी स्मॉल टाइम में देख रहे हो तो वेरी स्मॉल टाइम में जो वेलोसिटी में चेंजिंग हुआ डिवाइडेड बाय टाइम। जाहिर है वेक्टर तो होगा ही, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, तो v माइनस यू भी तो वेक्टर ही ना हुआ, चेंज इन वेलोसिटी भी वेक्टर है, तो एक्सेलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक, यानी बोलेंगे एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये बतलाइए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर हो? एक्सेलरेशन वेक्टर तो है, इसका डायरेक्शन किधर होगा? कैसे पता लगाएंगे इसके डायरेक्शन को? ठीक है, थोड़ा सा आप ही लोग से पूछते हैं। चलो जी सोच के बतलाओ, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा? पिछले क्लास में वेलोसिटी का डायरेक्शन तो हम लोग पढ़े थे कि भाई जिधर डिस्प्लेसमेंट होता है उधर वेलोसिटी होता है। फिर हम लोग ये भी पढ़े थे कि अगर कर्व पाथ पर कोई पार्टिकल चले तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होता है, एवरेज इनिशियल से फाइनल पॉइंट की ओर होता है। चलिए, तो यशस्वी अभिनव बोल रहे हैं, पहले तो आशीष बोले हैं टुवार्ड्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, कश्यप भी बोले हैं कि हाँ टुवार्ड्स द वेलोसिटी, और यशस्वी अभिनव बोल रहे हैं डेल्टा वी के डायरेक्शन के तरफ। वेक्टर सबट्रैक्शन रिजल्ट ऑफ v माइनस यू, प्रशांत बोल रहे हैं जिधर वेलोसिटी का होगा उधर है ना। स्मिथ बोल रहे हैं टुवार्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फाइनल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी के डायरेक्शन में। चलिए ये आप लोग बोल रहे हैं। अब आइए बात को समझते हैं। आप में से कुछ लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आइए इसको बाद में अपना लिख लीजिएगा, अभी हम मिटा रहे हैं। पहले तो ये जानिए कि एक्सेलरेशन है डेल्टा v बाई डेल्टा टी। डेल्टा v का तो डायरेक्शन होता है, टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं हो, यानी एक्सेलरेशन का वही डायरेक्शन होगा जो डेल्टा v का डायरेक्शन होगा। और ये जो डेल्टा v है वो है v माइनस यू, यानी चेंज इन वेलोसिटी। यानी
अगर आपसे कोई पूछे ना कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है, तो बोलना चाहिए एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड along the direction of change in velocity. velocity नहीं बोलना है, direction of change in velocity. ठीक, जिधर v माइनस यू का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, एक्सेलरेशन। चलिए यहां तक तो हम लोग सीखे। अब एक एग्जाम्पल को लेते हैं। देखो, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहा, मान लो जब वो यहां था उसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। सपोज करो 5 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी बढ़ करके 25 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक ना, समझो ये कार जो है ईस्ट में जा रहा है, वेलोसिटी जो है पहले 5 मीटर पर सेकंड था, अब 25 मीटर पर सेकंड हो गया। पूछा जा रहा बतलाव इसका एक्सेलरेशन कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। तो जाहिर है एक्सेलरेशन अगर निकालें तो v माइनस यू बाई टी, यही ना, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, डेल्टा टी लिखो चाहे टी लिखो। ठीक, थोड़ा देखना बढ़िया से। पार्टिकल ईस्ट में जा रहा है, समझो कार एक ईस्ट में जा रहा है और देख लो इस पर एरो लगा हुआ है, यानी वेक्टर का बात हो रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है जी, तो 25 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्टेड किधर है, आई में। 25 मीटर पर सेकेंड एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, 25 आई माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 आई। क्या गड़बड़ हो गया क्या, फाइनल कितना 25 आई, इनिशियल हो गया 5 आई, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है तो 5 सेकेंड। देखो तो कितना आया, 20 आई डिवाइडेड बाई 5। आई क्यों लिख रहे हैं समझ में आ रहा है ना। याद है वेक्टर में सिखाए थे कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो डायरेक्शन है उसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। आई यूनिट वेक्टर बोला जाता है इसको। जो लोग भी वेक्टर नहीं पढ़े होंगे ना, तो 3-4 ही क्लास के बाद यूनिट वेक्टर आता है। थोड़ा वेक्टर को बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा, काइनेमैटिक्स में उसका ज़रूरत पड़ेगा, ठीक ना। तो जो लोग भी क्लास, कारण कि देखो लेक्चर बहुत लंबा तो है नहीं, यूट्यूब पे भी पढ़ेंगे ना तो 40-45 मिनट का लेक्चर रहता है, और उसको आप चाहिएगा तो 1.5 टाइम्स कर लीजिएगा तो वो 35 मिनट में बदल जाएगा। और थोड़ा उसको देख लीजिएगा, समझने में कोई दिक्कत होगा नहीं। एक बार देख लें, कोई दिक्कत होगा तो आप बताइएगा। और लेट से जो लोग भी कनेक्ट हुए हैं, मैं एक काम और भी करूंगा, नहीं होगा तो हम उसको लाइव स्ट्रीम में आपको एक अलग रूटीन भी दे करके उसको चलाएंगे, ठीक ना, उस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी इसको समझिए। 20/5 कितना हो गया, 4i। ये क्या बता रहा है जी, ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन किधर, आई में। यानी अगर कार ईस्ट में जा रहा है और रफ्तार बढ़ते जा रहा है तो एक्सेलरेशन भी किधर होगा, ईस्ट में, ठीक ना। क्या सीखे कि जब कोई पार्टिकल इंक्रीजिंग स्पीड से रफ्तार को बढ़ाते जाए अपना, तो एक्सेलरेशन का वही डायरेक्शन होता है जिधर उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी ईस्ट में है, एक्सेलरेशन भी ईस्ट में है। लेकिन कब के बाद बोल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में जाए और अपने रफ्तार को बढ़ाते जाए, तो बोलेंगे कि एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट इज डायरेक्टेड ड्यू ईस्ट
चलिए, अब जो है इससे हम लोग कंक्लूजन क्या निकाले, इस एग्जाम्पल से कंक्लूजन निकाले, और वो कंक्लूजन ये है कि जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा, व्हेन पार्टिकल follows a straight line path, with increasing speed, अपने रफ्तार को बढ़ाते हुए स्ट्रेट लाइन पाथ पर जाएगा, then acceleration is directed along the direction of velocity, तब जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, एक्सेलरेशन का होगा। उम्मीद है यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, इस एग्जाम्पल तक समझे। अब कोई कहेगा सर हम तो पहले ही से बोल रहे थे जिधर वेलोसिटी होता है उधर ही एक्सेलरेशन होता है, तो आप जानिए आप गलत बोल रहे हैं। इस एग्जाम्पल में भले हो गया, हर एग्जाम्पल में ऐसा नहीं होना है। चलिए यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सब कोई रिस्पॉन्ड करे। आप रिस्पॉन्ड कीजिए, लिखिए तब तक अपने कमेंट को। हम लोग ये सीखे कि पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा और रफ्तार बढ़ते जाए उसका, तो पार्टिकल जिधर जा रहा है एक्सेलरेशन का वही डायरेक्शन होगा। हाँ, हाँ जी, आदित्य लिख रहे हैं नो सर। नो सर मैंने क्या समझे, नो प्रॉब्लम सर, समझ गए है ना। आप लोग ऐसा लिखते हैं कि कंफ्यूजन हो जाता है ना। ठीक है, मुझे लग रहा है कि नो प्रॉब्लम आप लिखना चाहते हैं। नो लिखिएगा ना तो नो प्रॉब्लम ही लिख दीजिएगा, तो बेहतर रहेगा कि वो प्रॉपर वे में, और नहीं समझे तो नहीं समझे लिखेंगे। ठीक ना। सर्कुलर मोशन का भी एग्जाम्पल बता दीजिएगा, एक स्टूडेंट बोल रहे हैं। एकदम सर्कुलर मोशन एक चैप्टर ही है, समझे ना, इसलिए परेशान ही नहीं होना। चलिए आइए, अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए एक पार्टिकल जो है 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से जा रहा, और इसका वेलोसिटी घट करके 5 मीटर पर सेकेंड हो। ठीक है ना, समझिए। आप कार से जा रहे हैं, आप ब्रेक ले रहे हैं, स्लो होते जा रहे हैं, या साइकिल से आप जा रहे हैं और कोई कैरियर पकड़ के पीछे खींच रहा है, आप धीरे होते जा रहे हैं। ठीक, ये 3 सेकेंड टाइम में मान लीजिए यहाँ से यहाँ आप पहुँचे। कहा गया बतलाव एक्सेलरेशन क्या होगा, तो बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, और किधर है, आई में। इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, किधर है, माइनस आई में। और टाइम कितना, 3 सेकेंड। ओहो, गड़बड़ हो गया ना। इनिशियल वेलोसिटी भी तो आई में ही ना, इधर ही ना जा रहा, उल्टा नहीं जा रहा, तो 20 आई। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ईस्ट में आई। इनिशियल भी 20 मीटर पर सेकेंड, वो भी तो ईस्ट ही में है, तो 20 आई। देखो तो कितना आ गया, -15 आई डिवाइडेड बाई 3। एक्सेलरेशन हो गया 5 माइनस आई, यानी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
along negative x direction. निगेटिव x डायरेक्शन कहें, चाहे इस डायरेक्शन को ईस्ट बोलते हैं तो ये डायरेक्शन वेस्ट हो गया। यानी देखो जी ये क्या कह रहा है रिजल्ट, कि अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और अगर वो स्लो होते जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा जिधर जा रहा उसके अपोजिट में होगा। यानी कि नोट में हम लोग ऐसे लिखेंगे कि व्हेन पार्टिकल follows a straight line path with decreasing speed, slow होते जाए decreasing speed, then acceleration is directed opposite to the velocity। याद रखना इसी एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन या डिसेलरेशन बोलते हैं। ये माइनस में ना आ गया तो जब स्लो होते जाता है ना, रफ्तार कम होते जाता है तो उसको हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं। इन दिस केस इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन या डिसेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या सीखे कि कोई भी पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करके जा रहा है, सीधे जा रहा है और रफ्तार बढ़ते जा रहा है तो एक्सेलरेशन उधर ही होगा जिधर वो जा रहा है, यानी जिधर वेलोसिटी होगा। और अगर स्लो होते जा रहा है तो जिधर जा रहा है एक्सेलरेशन उसके अपोजिट में होगा। ठीक है, उम्मीद है आप इसको समझ गए। ठीक ना, यस लिखेंगे तो अब हम समझ जाएंगे कि आप समझ गए, नो लिखेंगे तो समझेंगे नहीं समझे। चलिए, सब लोग यस लिख रहा है तो अब एक क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा आप लोग सोच करके जवाब देंगे, है ना। सब लोग लिख रहे हैं, प्रिंस सब जो हैं बिल्कुल बोल रहे हैं मैं समझ रहा हूं। चलिए अब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, थोड़ा सोच करके जवाब देना है एकदम, ठीक ना, जल्दी में भी और थोड़ा सोच के भी, बहुत ज़्यादा नहीं टाइम लेना है, मतलब थोड़ा बहुत टाइम ले सकते। एक पार्टिकल ईस्ट में जा रहा है, एक कार ईस्ट में जा रहा है, बतलाओ कार का एक्सेलरेशन किधर होगा। चलो जवाब लिखो, ठीक ना। एक कार मूव्स ड्यू ईस्ट, गिव द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ कार। बतलाइए डायरेक्शन क्या होगा कार के एक्सेलरेशन का। चलिए प्रशांत लिख रहे हैं ईस्ट में ही होगा, आरती भी ईस्ट, विकी लिख रहे हैं ईस्ट या नॉर्थ। ये नॉर्थ आपको कहाँ से आ गया जी? एक सुरुचि बोल रही है अकॉर्डिंग टू देयर वेलोसिटी, यशस्वी बोल रहे हैं कैनॉट डिटरमिन, नहीं निकाल सकते हैं, है ना। अब चलिए आशीष तो डिफिनीशन बोल रहे हैं, आप साफ साफ बोलिए। एक कार ईस्ट में मूव कर रहा है, पूरब की ओर जा रहा है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा? तो ज़्यादातर स्टूडेंट लिख रहे हैं ईस्ट, कुछ लोग लिख रहे हैं ईस्ट और वेस्ट, और कुछ लोग लिख रहे हैं कि कैनॉट बी डिटरमिन, इसको निकालना पॉसिबल नहीं है। चलिए आइए, आप में से कुछ लोगों का जवाब सही है, और सही जवाब यही है कि एक कैनॉट बी डिटरमिन, ठीक ना। इसको जवाब देना ही संभव नहीं है। आप अगर कुछ भी जवाब देंगे तो गलत होगा। क्यों बोलेंगे? इसी एग्जाम्पल में देख लो, पिछला एग्जाम्पल में भी कार ईस्ट में ही जा रहा था और अभी भी कार ईस्ट में ही जा रहा है। फर्स्ट एग्जाम्पल में
कार का एक्सेलरेशन ईस्ट में था क्योंकि रफ्तार बढ़ते गया था, और इसमें रफ्तार घट रहा है, तो ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेस्ट में हो गया, यानी जिधर जा रहा उसके अपोजिट हो गया, ये लॉन्ग निगेटिव एक्स डायरेक्शन। अगर इधर ईस्ट बोलते हैं तो ये वेस्ट हो गया ना। और थोड़ा सोचो, और अगर कार जो है ना ईस्ट में जा रहा है, ना रफ्तार बढ़ रहा है ना घट रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तब क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। यानी अगर कोई ये पूछे ना कि कार ईस्ट में जा रहा है, बतलाओ एक्सेलरेशन किधर, तो कहना कि नहीं, बताना संभव नहीं है। एक्सेलरेशन ईस्ट में भी हो सकता है, एक्सेलरेशन वेस्ट में भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा रफ्तार बढ़ रहा है कि घट रहा है। और ये भी हो सकता है कि एक्सेलरेशन हो ही नहीं, बिना एक्सेलरेशन के जा रहा हो, एक ही रफ्तार से जाए तो कोई एक्सेलरेशन नहीं। कांस्टेंट वेलोसिटी में कोई एक्सेलरेशन थोड़े होता है। चलिए, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए, इस एग्जाम्पल को आप समझे, इसको मिटा रहे हैं। अब देखिएगा आगे जो क्वेश्चन दे रहे हैं, यानी अभी ये दो एग्जाम्पल से जरूर एक बात हम लोग सीखे कि अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहा है तो रफ्तार बढ़ रहा है या घट रहा है ये पता चल जाए तो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है उसको हम लोग आसानी से बता सकते हैं। नहीं, लेकिन अब अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से ईस्ट में जा रहा था। कुछ दूर आगे जाने के बाद ये टर्न ले लिया, लेकिन अभी भी इसका रफ्तार जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक ना? ये बतलाओ कि इसमें एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा। ठीक ना? समझो, कार जा रहा था इधर, कुछ टाइम के बाद इधर टर्न ले लिया, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वही के वही है। इसमें एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? तो आपको मालूम है कि डायरेक्शन चेंज कर गया तो वेलोसिटी चेंज कर गया, और वेलोसिटी चेंज कर गया तो भाई एक्सेलरेशन तो होगा। कोई पूछे एक्सेलरेशन किधर होगा, किस डायरेक्शन में होगा, तो देखो, अगर इसको हम v1 बोलें, ठीक ना, इसके वेलोसिटी को v1 बोलें, तो क्या इसको भी v1 बोल सकते हैं? तो बोलेंगे नहीं। मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग तो आप v1 बोल सकते हैं, लेकिन वेक्टर को अगर देखें तो ये वेक्टर और ये वेक्टर में फर्क है, तो इसको हम v2 नाम देंगे, है ना। तो v2 जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, v1 भी 10 मीटर पर सेकेंड, और सपोज करो 1 मिनट के लिए ये एंगल है 60 डिग्री। हमसे कहा गया क्वेश्चन में इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन या एवरेज एक्सेलरेशन भी बोले ना, वही समझे। ठीक, तो हम लोग यही बोलेंगे कि ये भाई एक्सेलरेशन जो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, v2 माइनस v1 बाई टाइम। इसी v2 माइनस v1 को हम लोग डेल्टा भी बोल देते हैं, डेल्टा भी टाइम को डेल्टा टी भी बोल देते हैं, है ना। इतना तो आपको मालूम है कि जिधर v2 माइनस v1 का डायरेक्शन होगा, यानी जिधर डेल्टा v का डायरेक्शन होगा उधर ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, नहीं, बिल्कुल मालूम। तो डेल्टा v v2 माइनस v1, है ना, v2 माइनस v1, तो
तो V2 में हम लोग ऐड करें किसको, -V1। V2 में ऐड किए -V1 को, थोड़ा समझना बात को, यही ना वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हम लोग पढ़ते थे, V2 - V1 यानी V2 + -V1 एक ही बात। तो थोड़ा सोचो तो, दो तरीका है। एक तो तरीका ये है कि V2 को भी IJ में लिख दो, जैसे कंपोनेंट में ब्रेक करना वेक्टर में सिखाया गया था, और V1 को भी IJ में लिख दो, ठीक। और जो रिजल्ट आएगा वही डेल्टा V के बारे में जानकारी देगा। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि V1 इधर है, V2 इधर है, एंगल कितना है 60 डिग्री, तो V2 में ऐड करना है -V1 को। तो देखो यही V2 है, V1 इधर, चलो ऐसे बना लेते हैं, इधर ये V1 हो गया V1 वेक्टर, और ये हो गया V2 वेक्टर। थोड़ा समझना बात को। और ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि जो V2 का मैग्नीट्यूड है वही V1 का है। सोचो V2 में ऐड करना है -V1 को, तो V1 अगर इधर है तो -V1 किधर होगा, तो जाहिर है -V1 इसके अपोजिट में। थोड़ा समझिए, V1 इधर तो -V1 इधर। रूल यही है कि अगर वेक्टर A इधर है तो माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। V2 में ऐड करना है -V1 को, तो दो वेक्टर का ऐड करने का रूल होता है, एक का हेड दूसरे के टेल में कनेक्ट करना। तो सोचो ये डॉटेड जो बना है ये -V1 है, -V1 के टेल को उठाओ, अब V2 के हेड में जोड़ दो, V2 के हेड में -V1 के टेल को जोड़ दो। चलो ध्यान से देखो जी, -V1 के टेल को जोड़ दो। क्या सही है? V2 के हेड में -V1 के टेल को ऐड किया। V2 में ऐड किए -V1 को, तो ऐड करने के बाद जो मिलेगा इसी को रिजल्टेंट बोलते हैं। और यही रिजल्टेंट जो है हम डिनोट किए हुए हैं किस चीज से, डेल्टा V से। थोड़ा समझना, इसका नाम दिए हुए हैं डेल्टा V। तो सोचो तो V2 में ऐड किए -V1 को, तो रिजल्टेंट इधर आया, यानी इसी को ना चेंज इन वेलोसिटी बोले, यानी चेंज इन वेलोसिटी इधर आया। एक मिनट के लिए थोड़ा सोचो, ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 होगा क्या? नहीं, पैरेलल है ना, ये दोनों लाइन पैरेलल है। और सोचो V2 और -V1 दोनों मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, ये भी 10 मीटर पर सेकंड है, ये भी 10 मीटर पर सेकंड है। कारण कि V2 कहो चाहे V1 कहो, -V2 कहो -V1 कहो, मैग्नीट्यूड तो एक ही है। तो सोचो V2 और -V1 जब इक्वल है तो इसके सामने का जो एंगल है और इसके सामने का जो एंगल है इक्वल, यानी ये दोनों एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तो जाहिर है तब 60-60 ये होगा क्या? तभी नहीं, दोनों इक्वल होगा, तीनों मिलके 180 भी होगा। फिर सोचो ये 60 ये 60, तो ये भी 60 हो गया क्या? पूरा 180 होना है ना। देखो तो बहुत काम हो गया। अगर कोई हमसे पूछे कि बतलाओ तो इस एग्जाम्पल में एक कार ईस्ट में जा रहा था, अब 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट में जाने लगा,
अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा? तो देखो यही ना डायरेक्शन एक्सेलरेशन का हो गया, और इस डायरेक्शन को हम लोग ईस्ट बोलते हैं, इधर के डायरेक्शन को हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, नीचे वाला डायरेक्शन को साउथ बोलते हैं, और इधर वेस्ट बोलते हैं, पश्चिम बोलते हैं, वेस्ट। थोड़ा सोचो तो, इसका डायरेक्शन जो है डेल्टा भी का डायरेक्शन किधर है? तो चलो अगर फ्रेश बनाए हम तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। डेल्टा भी किधर आया है? तो बोलेंगे डेल्टा भी जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ईस्ट से। देखो ये 60 है ना, वेस्ट से कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। अब बतलाओ तो डेल्टा भी का डायरेक्शन किधर होगा? तो बोलेंगे डेल्टा भी कहो चाहे एक्सेलरेशन कहो, डेल्टा भी और एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर डेल्टा भी का डायरेक्शन होगा। तो बोलेंगे और एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इस डायरेक्शन का नाम क्या देंगे? नॉर्थ ऑफ वेस्ट। वेस्ट से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। अब देखिए, सोचो तो, पार्टिकल किधर जा रहा था? ईस्ट में, फिर किधर जाने लगा? कुछ नॉर्थ ईस्ट साइड में, माने 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट में। और एक्सेलरेशन किधर है? तो एक्सेलरेशन इधर है। यानी इस एग्जाम्पल से हम लोग एक बात सीखे, क्या? कि अभी तक तो हम लोग बस इतना जानते थे कि पार्टिकल ईस्ट में जा रहा तो एक्सेलरेशन चाहे ईस्ट में होगा चाहे वेस्ट में होगा। नया बात क्या सीखे कि पार्टिकल जा रहा है ईस्ट में, जाने लगा नॉर्थ ईस्ट में, और एक्सेलरेशन देख लो नॉर्थ ऑफ वेस्ट में हो गया। यानी कोई जरूरी नहीं कि जिधर वेलोसिटी है एक्सेलरेशन उधर ही होगा, चाहे उसके अपोजिट में ही होगा। एक्सेलरेशन जो है कोई अलग डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है ना? चलो मेथड तो बहुत बताएंगे। हाँ जी, चलो अब रिस्पॉन्ड करो, ये बात समझे कि नहीं, क्योंकि ये तो काम 10th क्लास में आप नहीं किए हुए थे, ये बिल्कुल अलग है। आप देखें ना, इसमें हम लोग मैग्नीट्यूड को केवल बदले हैं, डायरेक्शन को बदले, मैग्नीट्यूड को नहीं बदले हैं, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कोई और आ गया ना। चलिए, ये जो बतलाए समझे क्या? चलिए, अभिनव बोल रहे हैं कि समझे तो, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट था। अस्मित बोल रहे हैं यस सर समझ गया। अब श्रेयस बोल रहे हैं इतना मेहनत करना पड़ेगा क्या, है ना? चलिए सीखिए, मेहनत से भाग कर जाइएगा कहाँ, ठीक ना? कोई भी फील्ड हो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। सब ट्रिक टेक्निक भी बताया जाएगा, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए पहले कि जो पढ़ाया जाए वही एक्चुअल मेथड है। ट्रिक टेक्निक जो है ना वो एक शॉर्ट टाइम के लिए काम में आता है, परमानेंट काम में नहीं आता। चलिए, आप में से कुछ लोग जो हैं उनका कहना है कि सर एक बार जो है ना फिर से बता दीजिए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हम तो समझ गए। अब चलिए, क्वेश्चन तो अभी बहुत लेंगे, आप परेशान मत होइए। हाँ देखिए, अब हम जो आप लोगों से बात कर रहे हैं, आप में से जो लोग भी बोले हैं कि सर नहीं समझे या एक बार और समझाइए, तो वो मैं तो समझाऊंगा ही, लेकिन आपको एक बात बता दें, एक बार आप वेक्टर का जहां हम सब्ट्रैक्शन पढ़ाए हैं ना, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन a माइनस बी निकालने के लिए, कृपया करके एक बार उसको देख लीजिएगा, ठीक ना? उसको देखना बहुत ज़रूरी है। अब आइए, मैं एक बार इसको समझा रहा हूँ, एक और मेथड से इसको बता रहा हूँ, आप परेशान मत होइए, और उसको आप पढ़ लेंगे ना वेक्टर वाला तो एकदम सिंपल हो जाएगा। ध्यान से देखो, पहले इधर जा रहा था, अब इधर गया, तो इधर जा रहा था, इस वेक्टर को हम v1 बोले, ये v1 वेक्टर से इसको डिनोट किए।
इधर जा रहा है, इसको V2 से डिनोट किए, लेकिन 10 ही मीटर पर सेकंड पहले भी था बाद में भी था, इसीलिए जो इसका लेंथ लेंगे वही इसका लेंथ लेंगे। मैग्नीट्यूड को लेंथ से डिनोट किया जाता है। अब मुझे निकालना है V2 माइनस V1, क्योंकि जिधर V2 माइनस V1 होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, एक्सेलरेशन का। तो V2 माइनस V1 कैसे पता करें, तो V2 में ऐड करो माइनस V1 को, तो चलो V1 इधर है और V2 इधर है, तो V2 के हेड में माइनस V1 के टेल को जोड़ना है। तो देखो V1 इधर है तो माइनस V1 उसके अपोजिट होगा, ठीक ना। V1 जिधर होगा माइनस V1 उसके उल्टा होता है, यानी V1 को ही समझो उल्टा करके रख दिए, ऐसे रख दिए। अब मुझे इस माइनस V1 को V2 में जोड़ना है, तो रूल है V2 के हेड में माइनस V1 के टेल को ले जाके जोड़ दो, ऐसे उठा के हाथ। ये वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो पढ़ा है ना, शुरुआत का वेक्टर वाला क्लास आप देख लीजिए, वैसे जो लोग नहीं देखें वो पूरा देखें, ठीक ना। काइनेमैटिक्स में उसका यूज आएगा। और बीच में अभी टाइम भी, आज फ्राइडे है तो सैटरडे संडे, फिर हम लोग मंडे को मिलेंगे, तो इससे उस टाइम में जो है ना थोड़ा मेहनत करके आप लोग सीखें। हाँ, ध्यान से देखें। तो बोलेंगे क्या कि V2 में ऐड किए माइनस V1 को, और ऐड करने के बाद जो मिला उसी का नाम क्या दिया हुआ है, डेल्टा V, यानी चेंज इन वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर हो, यही हो गया। उसी को सॉल्व किए तो ये एंगल 60 आ गया, तो 60 डिग्री। अब चलो, एक स्टूडेंट बोला कि सर आप कंपोनेंट मेथड से सिखा दीजिए। चलिए कंपोनेंट मेथड से इसको सिखा दें। देखिए, आप जब वेक्टर के लेक्चर को रिवाइज किए होंगे, पढ़े होंगे, या जो लोग नहीं पढ़े करेंगे, तो उसमें सिखाया गया है कि आप वेक्टर को कंपोनेंट में भी ब्रेक कर सकते हैं। जैसे हमको V2 माइनस V1 निकालना है, V2 कितना है 10। हाँ, और एक बात और जान लीजिए, अगर यही टाइम दिया रहता, ये काम 5 सेकंड के बाद हुआ है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। हम अभी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन का बात कर रहे हैं। तो V2 कितना 10, जानते हो ना, इसको हम लोग I बोलते हैं, इसको J बोलते हैं, Y एक्सिस को हम लोग J बोलते हैं, ये J हो जाता है। और कैसे कंपोनेंट में ब्रेक किया जाता है, तो 10 cos 60I 10 sin 60J, ये V2 का काम हुआ। माइनस V1, V1 कितना है, V1 भी 10 है, लेकिन ये सीधे I में है, तो लिख दो 10I। देख लेना, डेल्टा V cos 60 क्या होता है 1/2, तो ये 5I हो गया। अब माइनस 10I, तब माइनस 5I है ना, 5I माइनस 10। और ये क्या है जी, साइन 60 √3/2, तब 5√3J, बस हो गया। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, अब देखो बहुत आसान है। इसको हम लोग I बोलते हैं, माने ईस्ट है, ईस्ट को I बोलते हैं, वेस्ट को माइनस I बोलते हैं, नॉर्थ को J बोलते हैं, साउथ को माइनस J बोलते हैं। थोड़ा देखो तो क्या आया, चेंज इन वेलोसिटी माइनस I और प्लस J के बीच में है। तो देखो माइनस I और प्लस J के बीच में, यानी डेल्टा V जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में। याद करो, ये सब वेक्टर में सिखाए थे। डेल्टा V जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है। और अगर ये एंगल निकालना हो तो एक मेथड सिखाया गया था वेक्टर में कि y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट 5√3/5, तो √3 हो गया। और tan का वैल्यू कब √3 होता है, तो 60 डिग्री पे। देखो ये एंगल 60 आ गया क्या, और इसी को बोल देंगे 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। पता चल गया कि नहीं। तो जो लोग पढ़े होंगे कंपोनेंट वाला मेथड, उनको एकदम लगा होगा कि यही तो आसान है, कितना तो सिंपल है। बोलो समझा कि नहीं जी। चलिए, श्रेयस बोल रहे हैं कि मेथड बहुत आसान है। सुस्मित भी बोल रहे हैं यस सर, समझ गए, समझ गए।
और जो लोग अभी भी नहीं समझे उनके लिए सलाह ये है कि बस थोड़ा सा जो है ना बीच के पीरियड में 2-3 दिन आप एकदम जोर लगा दें, ध्यान लगा दीजिए, बस मान लो तो हार और ठान लो तो जीत, जानते हो ना, बस ठान लोगे सब काम हो जाएगा। चलिए प्रशांत बोल रहे हैं सर यही पहले बता न देते है ना। अच्छा पहले ऐसे समझो तुमको खाने के लिए मिले और गुलाब जामुन और करेला के भुजिया एक साथ मिले, कौन पहले खाओगे? अगर गुलाब जामुन पहले दे दिया जाए तो करेला का भुजिया खा पाओगे? नहीं ना, इसीलिए पहले करेला के भुजिया खिलाया जाता है, लास्ट में कहा जाता है लीजिए मिठाई खा लीजिए। मतलब कि आपको जब सब कुछ जो है ना प्रॉपर वे में सीखना है तो पहले जो वैसे चीज़ है जो आपको बहुत आसानी से नसीब नहीं हो पाता उसको करना है। या खैर चलो उस पे आते हैं, अभी बहुत कुछ सीखना है ना, अभी बहुत कुछ है। चलो अभी तो दिमाग खोलना है मुझे, तुम्हारा सोचने का पूरा तरीका बदलना है। देखो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। लिख करके बात करना है तो जाहिर है थोड़ा सा तो आप लोगों को टाइम लगता है, लेकिन आप लोग जो हैं टाइम लेंगे, लेकिन इसमें कन्वर्सेशन जरूरी है। देखो जी एग्जाम्पल क्या है, दिख रहा, पेन तो दिख ही रहा। समझो मेरे हाथ में एक बॉल है, पेन को ही बॉल समझ लो, अब फेंक दिए ऊपर की ओर, ठीक ना, बॉल को फेंक दिए ऊपर, बॉल जा रहा ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा है, ठीक है। चलो लौट के आएगा अभी, लेकिन अभी ऊपर जा रहा है। चलो बॉल को फेंक दिए ऊपर, बॉल ऊपर जा रहा, बॉल किसी समय पॉइंट ए पर है, कुछ टाइम के बाद बॉल पॉइंट बी पर है, कुछ टाइम के बाद बॉल जो है पॉइंट सी पर है। सोच करके जवाब देना। हम सब जानते हैं कि mg नीचे की ओर एक्ट करता है, mg नीचे लगता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने और क्या करती है, खींचती है ना। बॉल को फेंक दिए ऊपर, mg लग रहा है नीचे। तुमसे कोई पूछा कि एक बात बतलाओ कि बॉल B से C तक गया, मान लो ऊपर जा रहा, तो आखिर mg नीचे लग रहा है फिर भी ये B से C तक क्यों जा पाया? फोर्स तो नीचे लग रहा है, तो ये बॉल आखिर ऊपर जा क्यों रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सोच करके जवाब दो। बॉल आखिर B से C तक क्यों गया? ठीक ना, जो मन में लगे, सही गलत इसको लिखो। बस आज जो है ना बहुत कुछ चेंजिंग होने वाला है। बतलाओ तो, बॉल को फेंक दिए अपवर्ड डायरेक्शन में, हम फेंके थे ए पर, कुछ देर के बाद बी पर पहुंचा, फिर कुछ देर के बाद सी पर पहुंचा। पूछा जा रहा है कि बॉल आखिर बी से सी क्यों जा रहा है जबकि mg तो नीचे लग रहा है। अब देखिए आशीष बोल रहे हैं अप्लाइड फोर्स ज्यादा है, एक लिख रहे हैं एक्सलेशन g से ज्यादा है, एक्सेलरेशन mg से ज्यादा है। क्योंकि हम लोगों का फोर्स ग्रेविटी से ज़्यादा है, क्योंकि बॉल फेंकने में फोर्स लगा है, फोर्स ज़्यादा लगाया गया है। सर क्योंकि पहले से कोई वेलोसिटी था और उसको कुछ टाइम लगा जीरो होने में, है ना, उसमें वेलोसिटी है, अप्लाइड फोर्स ज़्यादा रहता है। अच्छा ठीक है, चलो माइंड में बहुत तरह की बात है। हाँ हम लोग बात करते हैं, ध्यान से सुनना। अच्छा एक बात बतलाओ,
थोड़ा सा एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सोच करके जवाब देना। इस एग्जाम्पल पे भी आएंगे। मान लो जमीन में कोई फ्रिक्शन नहीं है और एक ऑब्जेक्ट जो है ना रखा हुआ है इस जमीन पर। क्या हुआ कि इस पर एक आदमी इधर फोर्स लगाने लगा 20 न्यूटन का, और एक दूसरा फोर्स लगने लगा पीछे की ओर 5 न्यूटन का। मान लो ये पहले से रुका हुआ था। पहले तो ये बतलाओ ये मोशन में आएगा कि नहीं आएगा? तो जाहिर है इधर 20 है इधर 5 है, तो मोशन में तो ये आएगा, ये आगे भागना शुरू कर देगा। अब सोचो कुछ देर के बाद ये ब्लॉक यहाँ पहुँचा, तो जाहिर है फोर्स इधर ज़्यादा लग रहा है। कुछ देर के बाद यहाँ पहुँचा, तो मान लो यहाँ तो ये रुका हुआ था, यहाँ पहुँचा, वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे इसका रफ्तार क्या होगा? वही रहेगा कि बढ़ जाएगा? थोड़ा सोच के बतलाओ। ये 20 न्यूटन आगे लग रहा है, ऑल टाइम फोर्स लग रहा है, फोर्स गायब नहीं हुआ, फोर्स लग रहा है। थोड़ा ये बतलाओ कि पहले रुका हुआ था, इधर 20 लगने लगा, इधर 5, तो ये आगे की ओर भागना शुरू किया, यहाँ पहुंचा, इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक, अभी भी इधर 20 इधर 5, और आगे की ओर आगे तो भागते ही जाएगा। ये बतलाओ यहाँ जो वेलोसिटी होगा वो 5 से ज़्यादा होगा कि कम होगा? बस हमको आंसर ये चाहिए, ग्रेटर देन 5, लेस देन 5, इक्वल टू 5, कोई भी, आपको क्या लगता है? तो चलिए, जैसे आशीष बोल रहे हैं इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा। कुछ कह रहे हैं मैं भी सेम, बढ़ जाएगा, सेम रहेगा, ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा। हाँ, एक बात जानो, इधर ज़्यादा फोर्स लग रहा है ना 20, इधर 5, हाँ इधर भी 5 लगता, इधर भी 5 लगता, तब तो नेट फोर्स 0 हो जाता, लेकिन ज़्यादा फोर्स इधर लग रहा। तो जैसे जैसे ये आगे जाएगा इसका रफ्तार जो है ना वो बढ़ते जाएगा। यानी यहाँ अगर मान लो 0 है, यहाँ बढ़ के 5 हुआ, हो सके यहाँ बढ़ के 20 हो जाए। यही फोर्स अगर कंटिन्यू लगना जारी रहे तो फोर्स और बढ़ते जाएगा, रफ्तार इसका बढ़ते जाएगा, यानी घटने का तो कोई सवाल नहीं है। लेकिन यही उल्टा होता है, इधर 20 इधर 5। या मान लो, चलो ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। मान लो कोई ब्लॉक है और उसके पास पहले ही से रफ्तार दे दिया गया है, मान लो 20 मीटर पर सेकंड, और कोई फोर्स इधर लगाने लगा 5 ही न्यूटन का, तो अभी क्या होगा? जैसे जैसे आगे जाएगा स्लो होगा। जैसे है ना, मान लो तुम साइकिल से तेजी से जा रहे हो, कोई कैरियर पकड़ के पीछे खींचने लगा, थोड़ा स्लो हो गए। ठीक है, तो थोड़ा एक बात बतलाओ हमको, हम अभी इस एग्जाम्पल पे बात कर रहे हैं, इधर 20 इधर 5, रफ्तार बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा। आ जाओ तो यहाँ पे, यहाँ वेलोसिटी, थोड़ा समझना बात को। तुम में से कुछ स्टूडेंट कह रहा है कि सर ये ऊपर की ओर इसलिए जा रहा है कि ऊपर लगने वाला फोर्स ग्रेविटी के फोर्स से ज़्यादा है। चलो ठीक, मान लेते हैं, मान लो ऊपर लगने वाला फोर्स 20 न्यूटन है और ग्रेविटी का फोर्स कितना है? 5 न्यूटन। चलो मान लिए तुम्हारे बात को। अब थोड़ा ये बतलाओ, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा ये स्लो होगा कि फास्ट होगा? सोच लो, इधर 20 इधर 5, तो फास्ट होते गया, रफ्तार बढ़ते गया, क्योंकि इधर ज्यादा फोर्स लग रहा है। तो वैसे ही अगर मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स mg से बड़ा होगा, तब तो बॉल को फेंकते और बॉल एकदम भागते जाता, रफ्तार बढ़ते जाता और एकदम फास्ट हो गया। फिर कभी लौट के आता क्या? बोलो, क्या बॉल कभी लौट के आता वापस? नहीं ना,
वो तो और, यानी जो जवाब आप लोग दे रहे हैं कि सर हम लोगों का जो अप्लाइड फोर्स है ना, वो फोर्स mg से ज़्यादा है, इसीलिए बॉल ऊपर की ओर जा रहा है। तो अगर ऐसा है तब तो ये भी गारंटी है कि ये बॉल जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसका वो स्लो नहीं होगा, क्या होगा, फास्ट होगा, और बॉल कभी भी लौट के आने वाला नहीं। मतलब जो बोल रहे हैं वही होगा कि नहीं। अब चलिए, कुछ लोग लिख रहे हैं सर स्लो होगा क्योंकि वो लगातार नहीं लग रहा है, बस स्टार्टिंग टाइम पे लगा फोर्स से। ठीक है। अब चलिए, एक बोल रहे हैं फ्रिक्शन के कारण स्पीड स्लो होगा। अरे भाई, फ्रिक्शन के बात ही नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन है कहाँ, फ्रिक्शन कहीं नहीं है, ठीक ना। सर कांस्टेंट फोर्स नहीं लग रहा है। चलिए, अब सर्वेश लिख रहे हैं एक्सेलरेशन के वजह से। चलिए, जो कुछ भी आप बोल रहे हैं, आप में से ज़्यादातर लोग जो है ना बहुत उल्टा पुल्टा सीखे रहते हैं, केवल वो ऐसे ही कुछ के कुछ बोल देते हैं, ठीक ना। उनको लगता है कि बोल देना चाहिए। अब आइए, मैं आपको जो बात सिखा रहा हूँ वो ढंग से सीखेंगे। ये बात सही है कि जिस समय हम बॉल को फेंके हैं, जिस समय हम बॉल को प्रोजेक्ट किए, उस समय मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स mg से ज़्यादा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसको प्रोजेक्ट किए, जैसे ही हम इसको ऊपर फेंक दिए, मेरे हाथ से जैसे ही इसका कांटेक्ट गायब हुआ, अब मेरा फोर्स लगना बंद हो गया। ध्यान से सुनो जो बात बता रहे हैं, मेरा फोर्स लगना बंद हो गया। अच्छा, एक बात बतलाओ तो, हम बॉल को फेंक दिए ऊपर और कोई कहा कि देखिए ना, लगता है कि बॉल रुकने वाला है, थोड़ा फोर्स बढ़ाइए, तो अपना फोर्स थोड़ा बढ़ाइए। तो क्या बढ़ा दोगे फोर्स? फोर्स बढ़ जाएगा क्या? नहीं ना। यानी कि तुम्हारा कंट्रोल नहीं है उस पर, यानी तुम एक बार उसको ढकेल करके छोड़ दिए, पुश करके छोड़ दिए। तो यहां पर सही बात है कि मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स mg से ज्यादा था, लेकिन एक बार मान लो इसको वेलोसिटी मिल गया 20 मीटर पर सेकेंड, मेरे ही फोर्स के वजह से मिला। लेकिन अब जो ये ऊपर जा रहा है ना, उसको ऊपर ले जाने वाला मेरा फोर्स नहीं है, ऊपर ले जाने वाला ये वेलोसिटी है, इनर्शिया है। याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आगे की ओर जा रहा हो तो कोई जरूरी नहीं कि आगे कोई फोर्स लगे तभी जा। मान लो जमीन में कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट को एक बार फेंक दो, फिर वो कभी नहीं रुकेगा, उसी वेलोसिटी से चलते रहेगा, चलते रहेगा। उसका रफ्तार बढ़ने घटने वाला नहीं है, बस एक बार रफ्तार दे करके छोड़ दो, वही रफ्तार। न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़े होगे ना, कि कोई भी ऑब्जेक्ट में जो वेलोसिटी होता है वही बना रहता है जब तक कि कोई फोर्स न लगे। यानी ये समझ लो, अगर mg नहीं होता ना, तो एक पत्थर को फेंक देते 10 मीटर पर सेकेंड से, तो पत्थर का रफ्तार न कभी बढ़ता न घटता, 10 के 10 उसी रफ्तार से जाता। ठीक ना। तो एक बात जानना, जैसे ही हम यहां से फेंके, मेरा रोल समाप्त हो गया। अब मेरा फोर्स इस पर लग नहीं रहा है, लग रहा था। कब तक लग रहा था? जब तक बॉल मेरे हाथ के अब इसको रफ्तार मिल गया, और जब रफ्तार मिल गया तो अपने वेलोसिटी के कारण किधर जाना चाह रहा है? ऊपर की ओर। इसी को बोलते हैं इनर्शिया भी। अपने इनर्शिया के कारण किधर जाना चाह रहा है? ऊपर की ओर। और नीचे फोर्स लग रहा mg। तो सोचो, कोई ऑब्जेक्ट जा रहा आगे की ओर और तुम पीछे फोर्स लगाने लगे, तब वो क्या हो जाएगा? तब वो स्लो हो जाएगा। यानी कि कोई बॉल को, पत्थर को जब हम लोग अपवर्ड में फेंकते हैं तो उस पर एक ही फोर्स काम कर रहा होता है, मेरा फोर्स नहीं। एयर वगैरह को
साइड करो, ये मान लो एयर वगैरह नहीं, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं mg के बारे में। मेरा फोर्स तो मेरे हाथ ही तक सीमित रहा, जब तक साथ में रहा फोर्स रहा, मेरे हाथ से निकला फोर्स गायब। अब बतलाओ ऊपर ले जाने वाला कौन? तो बोलेंगे ऊपर ले जाने वाला वेलोसिटी। तो कोई कहेगा स्लो काहे हो रहा है? बोलेंगे नीचे mg जो लग रहा है, नीचे फोर्स लग रहा है, यही स्लो कर रहा। अगर ये नहीं होता तो स्लो नहीं होता। तो इसी mg के कारण स्लो होते गया, होते गया, होते 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 रुक गया, फिर यही mg इसको खींच करके लाया। क्या ये जो हम बात समझा है पूरी तरह से आप इसको समझे? ठीक ना? यस और नो में जवाब दीजिए। समझ गए? यस। नहीं समझे? नो। कुछ और भी एक्सप्लेनेशन देना हो बोल सकते। चेंजिंग आ रहा है ना, कुछ कुछ तो आप में बदलाव भी आ रहा है, सोचने का तरीका बदल रहा है। चलिए, सब कोई बोल रहा है यस यस, एकदम यस हो गए हैं। चलिए, आप जब यस लिखते हैं तो हमको भी थोड़ा बहुत एनर्जी आता है। ठीक, ध्यान से अब सुने। आप सब जो हैं इस फॉर्मूला को देखे हुए ना, F इक्वल टू m इंटू ए। बोलो ये फॉर्मूला देखे हो कि नहीं? एकदम देखे हो। मास इंटू एक्सेलरेशन। और याद रखना एक्सेलरेशन उधर ही होता है जिधर फोर्स होता है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में होता है। बतलाओ तो, ये बॉल को हम फेंक दिए ऊपर की ओर, फोर्स कौन लग रहा है? mg। mg किधर लग रहा है? नीचे की ओर। चलिए, बीच में थोड़ा वीडियो रुक गया था, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड along the direction of net force। जिधर फोर्स होगा, देखो एक नया बात सीख रहे हैं, जिधर नेट फोर्स होगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा। तो अगर कोई पूछे कि देखो जी एक हम बॉल को फेंक दिए ऊपर, बतलाओ एक्सेलरेशन किधर, तो आपके पास दो तरीका है सोचने का। बॉल को फेंक दिए ऊपर तो ये स्ट्रेट लाइन में न जा रहा है, तो हाँ। स्लो हो रहा है कि फास्ट हो रहा है? जल्दी बोलो। तो स्लो हो रहा है। स्लो होता है तो एक्सेलरेशन किधर होता है? तो जिधर वेलोसिटी हो उसके उल्टा। बोलो एक्सेलरेशन नीचे हुआ। वो मेथड जो पहले हम लोग सीखे थे। और अब एक मेथड सीखे कि भाई फोर्स कौन लग रहा है? mg। किधर लग रहा है? नीचे। तो एक्सेलरेशन किधर? नीचे। अच्छा, थोड़ा सोच करके जवाब देना। ये पेन है, पेन को हम छत पर से गिरा दिए, ड्रॉप कर दिए, चलो पेन नीचे की ओर चल दिया। आप सोच के बतलाना पेन का। हाँ जी, चलिए इस क्वेश्चन को देखें। इस पेन को ड्रॉप कर दिए, गिरा दिए, रिलीज कर दिए, पेन नीचे की ओर जा रहा, छत पर से गिरा दिए। सोच करके बतलाओ पेन का एक्सेलरेशन किधर होगा? डाउनवर्ड नीचे की ओर या अपवर्ड ऊपर की ओर? सोचो। ठीक ना? पेन को ड्रॉप कर दिया, एक्सेलरेशन किधर होगा? डाउनवर्ड या अपवर्ड? तो बोलेंगे कि देखो भाई, एक तो बात सीख ही गए, पेन को छोड़ दिए, नीचे mg लग रहा है तो एक्सेलरेशन में जिधर फोर्स होता है उधर ही एक्सेलरेशन होता है। जानते हो ना, जिधर फोर्स उधर ही एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन किधर? डाउनवर्ड। और दूसरा तरीका, चलो पेन को गिरा दिए हैं, स्ट्रेट लाइन में ना जा रहा है। याद करो आज का फर्स्ट एग्जाम्पल, रफ्तार बढ़ते जा रहा है। सोचो ना, छत पर से कोई कूद जाए तो क्या होगा? जैसे जैसे नीचे जाएगा फास्ट होगा ना। रफ्तार बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा। बोलो एक्सेलरेशन किधर? बोलो एक्सेलरेशन किधर? तो जाहिर है रफ्तार जब बढ़ता है तो जिधर जाता है वही एक्सेलरेशन, तो डाउनवर्ड। और एक तो डायरेक्ट पता चल गया भाई, देखो जिधर नेट फोर्स होगा, तो नेट फोर्स तो mg है, इसलिए एक्सेलरेशन किधर हो गया? डाउनवर्ड। ठीक है, ये भी बात जो है हम लोग लिखेंगे। और एक अगला एग्जाम्पल आपसे पूछ रहे हैं, सोच करके जवाब देंगे।
सोच करके जवाब देना है। ये सब देखो, हम लोग आज का टॉपिक क्या रखे थे? एक्सेलरेशन। ऑलरेडी हम लोग लगभग 1 घंटा 15 मिनट इस पर डिस्कस कर चुके हैं। और अब आप ये सोचिए कि आप जब 9th क्लास में पढ़ते थे तो बस 1 मिनट 2 मिनट लगता था। क्या भाई? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या वो दोनों एक ही बात है? जो पहले पढ़े अभी पढ़े दोनों एक ही बात है। याद रखना, कहा जाता है जब तक फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा ना, तब तक कोई भी काम बहुत अच्छे से सीख नहीं पाओगे। और ये बेसिक चीज है। हम लोग क्या करते हैं, सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, और इसी वजह से जो है फिजिक्स से फिर दूरी बन जाता है। देखो ध्यान से, एक बॉल को प्रोजेक्ट कर दिए, देख लो एक फील्डर जो है ना, बॉल को लिया फेंक दिया। सोचो किसी समय बॉल यहां पर है, इस पॉइंट ए पर बॉल है। सोच करके जवाब दो, इस बॉल का एक्सेलरेशन किधर होगा? बॉल का एक्सेलरेशन किधर होगा? चलो ऑप्शन भी दे रहे हैं, ठीक ना। अलोंग द टेंजेंट होगा, बॉल का एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट होगा, या बॉल का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में होगा, या बॉल का एक्सेलरेशन अपवर्ड में होगा, और अगला ऑप्शन है कि ये बताना संभव नहीं। ठीक ना, समझो हवा वगैरह मौजूद नहीं है, एक बॉल को लिए फेंक दिए। बोलो बॉल का एक्सेलरेशन किधर होगा? चलिए, कुछ स्टूडेंट लिख रहे हैं अलोंग द टेंजेंट, कुछ लोग लिख रहे हैं डाउनवर्ड। हाँ ध्यान से सुने, कुछ लोग जो है ना कहेंगे सर आप बतलाए नहीं थे कि कर्व पाथ पर टेंजेंट होता है। तो आप बड़ी विचित्र विचित्र बात भी सीखते हैं, अपने मन से भी सीखते हैं। हम सिखाए थे कि पार्टिकल जब कर्व पाथ पे चलता है तो उसका वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होता है, इंस्टेंट। हम एक्सेलरेशन के बारे में कुछ नहीं सिखाए थे, लेकिन आप कहीं के बाद कहीं पे लाके जोड़ लेते हैं। अब देखो कुछ लोग ऐसे पढ़ता है, सर -3 -2, तो जानते हैं ना माइनस माइनस प्लस, और 3 और 2 5। नहीं, कितना भयंकर बात पढ़ लिए। कोई कहेगा नहीं पढ़े थे माइनस माइनस। अरे तो माइनस माइनस प्लस वहां ना सिखाया गया था जहां इनटू लिखा रहे कि कहीं पे लिख दो। तो जाहिर है बात को सही ढंग से समझना, यानी अलोंग द टेंजेंट बिल्कुल गलत आंसर है। तो कहेगा तो सही क्या है? बोलेंगे देखो तुम्हारे हाथ से बॉल निकल गया, नीचे लग रहा है mg, नीचे लग रहा है mg, कहीं भी बॉल जाए नीचे कौन फोर्स लग रहा है? जब तक वो बॉल फ्री स्पेस में है तब तक उस पर कौन फोर्स लग रहा है? mg। इसलिए एक्सेलरेशन किधर होगा? तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में होगा, है ना। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर सीखेंगे कि बॉल को फेंक दिया एक बार तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहे जो हो, रफ्तार उसका बढ़े चाहे घटे, लेकिन उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा? तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑल टाइम डाउनवर्ड में होगा। ठीक है, क्या अभी जो बतलाए वो समझ पाए? चलिए ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई एग्जाम्पल में बहुत मजा आता है। चलिए बढ़िया है, ठीक है। अब आइए, अब जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो। एक बस है, ये बस जो है ना आगे की ओर जा रहा है कुछ एक्सेलरेशंस, ए एक्सेलरेशंस। आप क्या किया? अच्छा, इस क्वेश्चन में भी अगर आपसे कोई पूछता ना कि बतलाओ तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल क्या होगा,
तो जैसे आप पढ़े ना F इक्वल टू m इंटू ए, तो a निकालेंगे तो F बाई एम, F तो यहाँ mg है, mg बाई एम, यानी एक्सेलरेशन कितना हो गया g, एक्सेलरेशन g हो गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान से देखना, एक बस a एक्सेलरेशन से जा रहा है, और चलो तुम इसी बस के छत पर बैठे हुए हो, बस a एक्सेलरेशन से जा रहा है, और तुम अपने हाथ में एक बॉल लिए हो और बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट करते है ना, चलो बॉल को फेंक दिए, बॉल को प्रोजेक्ट कर दिए, चलो ये बॉल चल दिया, किसी समय बॉल यहाँ पहुँचा इस ए पॉइंट पर, तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन जी, सेकेंड ऑप्शन ए, थर्ड ऑप्शन जी प्लस ए, फोर्थ ऑप्शन अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। थोड़ा सोच करके जवाब देना। कुछ लोग जी प्लस से बोल रहे हैं, अविनाश लिख रहे हैं जी प्लस से, अस्मित लिख रहे हैं जी, सर्वेश भी जी, प्रशांत बोल रहे हैं कि नहीं फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। चलिए ठीक है, देखिए कुछ लोग ऐसा सोचता है कि अच्छा एक बात बताइए, जब बस आगे की ओर जा रहा है, अब बस पर बैठा हुआ आदमी बॉल को फेंकेगा तो बस के कारण बॉल पे तो असर पड़ेगा ना, बस में भी तो एक्सेलरेशन है, नहीं तो बतलाओ बॉल पर असर पड़ेगा कि नहीं? कभी कभी एग्जाम्पल दिमाग में ऐसे आता है कि भाई ट्रेन जा रही है और चलती ट्रेन से हम कूद गए, तो ट्रेन जिधर भागती हम भी भागने लगते हैं कि नहीं, है ना? तो ट्रेन का असर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। थोड़ा ऐसे सोचो तो, ट्रेन जा रही है, अब बगल का प्लेटफॉर्म बिल्कुल स्मूथ है, चिकना है, फ्रिक्शन नहीं है, और तुम क्या किया, ट्रेन से कूद के ज़मीन पर बैठ गया, तो जानते हो क्या होगा? बस तुम भी चलते रहोगे, चलते रहोगे, कभी रुकने वाले नहीं हो। ट्रेन भी जा रही है, तुम भी जा, ट्रेन तो भले रुक भी जाए लेकिन तू कभी रुकने वाले नहीं हो, क्योंकि भाई फ्रिक्शन है ही नहीं, अपना बस फिसल रहे हैं, एक बार रफ्तार। तो बोलो ट्रेन का असर हुआ कि नहीं? तो हुआ। तो कोई कहे कि अच्छा तभी बॉल पर असर नहीं होगा, ध्यान से सुनना, माइंड में कंफ्यूजन हो गया कि नहीं? बॉल पे असर होगा कि नहीं होगा? ये एक्सेलरेशन से जा रहा है, नहीं पड़ेगा। अच्छा कभी याद करो, तुम में से कुछ बच्चा अगर ट्रैक्टर वाला जा रहा है यार, पीछे से उसके ट्रैक्टर के डाला में पीछे से लटक गया, और ट्रैक्टर जब फास्ट हुआ और कूद गया नीचे ज़मीन पर, कुछ दूर तक लुढ़कते हुए गया क्या? कभी ऐसा किया है ना? तो ऐसा क्यों होता है? तो बोलते हैं भाई देखो ट्रेन में रफ्तार है और उस पर से हम कूद गए, तो ट्रेन भाग रही है, हम भी भाग रहे हैं, ठीक ना? जब हम पढ़ाने लगे ना तो बोले हैं ना कि वो सब चीज़ लिखना उखना बंद कीजिएगा, आराम से देखिए, क्योंकि वो सब हम देखेंगे नहीं। तो ट्रेन का असर तो उससे कूदने वाले आदमी पर हुआ, तो क्या बॉल पर असर नहीं होगा? अगर यही बस रुका हुआ रहता और कोई बॉल को फेंकते, अब बस चल रहा और तब बॉल को फेंकेंगे, तो क्या दोनों एक ही बात है?
थोड़ा सोचो, एक बॉलर है, बॉल लिया ऐसे रोटेट करा के फेंक दिया, और एक बॉलर आया एकदम दौड़ते हुए तो बॉल को फेंक दिया। दोनों में फर्क है कि नहीं? फास्ट बॉलर देखते हो ना, रन अप लेकर के आता है। काहे के लिए रन अप लेके आता है? कि खूब रफ्तार बना लो और तब बॉल को फेंको। तो बॉल का एक मेरा प्रोजेक्शन के कारण हाथ के वजह से जो वेलोसिटी मिलेगा वो तो मिलेगा ही, अब मेरा वाला भी वेलोसिटी मिल जाएगा, तो बॉल फास्ट जाएगा। कभी देखे हो कि फास्ट बॉलर खड़ा होकर के बॉल कर रहा है? नहीं, उसके लिए उसको रन अप करना पड़ता है। समझ रहे हो ना? तो बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल, इस बॉल पर बस का इफेक्ट होगा। अगर बस रुका हुआ रहे या बॉल को फेंकेंगे तो ये बॉल कम रफ्तार से आगे जाएगा। अगर बस चलती माने आगे की ओर जा रहा और बॉल को फेंकेंगे, बॉल का रफ्तार ज़्यादा होगा और ज़्यादा दूर जाके गिरेगा। लेकिन यहाँ बात एक्सेलरेशन का हो रहा है, यहाँ वेलोसिटी का नहीं हो रहा है, यहाँ फर्क का नहीं हो रहा। क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा, लेकिन फर्क उसके वेलोसिटी पे पड़ेगा, फर्क उसके रेंज पर पड़ेगा, ज़्यादा दूर जाके गिरेगा, लेकिन फर्क एक्सेलरेशन पे नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं। सोचो, अगर ट्रेन से कोई उतर जाए और ट्रेन का एक्सेलरेशन का असर आदमी में रहे, तो जानते हो कि इसका मतलब क्या हुआ? कि तुम मान लो ट्रेन से कूद गए और ट्रेन का रफ्तार बढ़ गया तो तुम्हारा भी बढ़ जाए, ट्रेन का रफ्तार घट गया तुम्हारा भी घट जाए। ट्रेन से उतर के तुम बैठे हुए प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन खुली तुम भी खुल जाओ। ऐसा होता है क्या? याद रखना, एक्सेलरेशन का आदान प्रदान नहीं होता है, उसका ट्रांजंक्शन नहीं होता है। जैसे ही ये बॉल इस बस से अलग हुआ, बस के एक्सेलरेशन का कोई असर इस बॉल पे नहीं होगा, क्योंकि ड्राइवर अगर ब्रेक मारेगा तो क्या बॉल यहीं रुक जाएगा कि भाई ब्रेक लगा हुआ है अभी रुको? नहीं ना। यानी बस का एक्सेलरेशन का असर इस बॉल पे पड़ने वाला नहीं है। यानी कि वेलोसिटी बदल जाएगा बॉल का बस के कारण से, रेंज बदल जाएगा, ज़्यादा दूर जाके गिरेगा, लेकिन एक्सेलरेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इम्पार्ट नहीं किया जाता है। जैसे ही यहाँ से अलग हुआ, बस का रोल एक्सेलरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो गया और इस पर फोर्स केवल mg लग रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन g होगा। और एक्सेलरेशन किधर होगा? तो डाउनवर्ड में होगा। उम्मीद है आप लोग इस बात को समझे होंगे। टाइम तो पूरा हो गया है। जो बात समझा वो समझ पाए? जो बात समझाए वो समझ पाए कि नहीं? ठीक ना। आज ऐसे भी टाइम फिनिश हो गया है। अगले क्लास में भी एक एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन अगले क्लास करने के पहले लास्ट का कम से कम जो 15-20 मिनट है वो निश्चित रूप से वीडियो देख के भी रिवाइज कर लीजिएगा, और अपने कॉपी में तो इसको लिखेंगे ही। और जो भी बात आप समझे, बार बार एक आपको सलाह देते हैं कि जो भी आप बात पढ़े हैं, सीखे हैं, वो सारे एग्जाम्पल अपने कॉपी में लिखना है। उसी तरह से लिखना है कि बस से बॉल को हम फेंक दिए, बॉल का वेलोसिटी पर बस का असर होगा, उसके रेंज पर असर होगा, लेकिन एक्सेलरेशन पे असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बस से अलग होते ही बॉल पर बस का कंट्रोल खत्म हो जाता है। बस कोई फोर्स नहीं लगा सकता है। बस अगर अपना रफ्तार फास्ट करे तो बॉल फास्ट नहीं हो जाएगा, इसलिए एक्सेलरेशन का कोई असर नहीं होगा। समझ गए? अब चलिए, अभिनव बोल रहे हैं बहुत जल्दी टाइम खत्म हो जाता है। बात ये नहीं है, टाइम तो अपने रफ्तार से चलता है। बस फर्क क्या है ना, कि जब सब बात समझ में आता है तो अच्छा लगने लगता है। और अच्छा दिन कहाँ पता चलता है? थोड़ा समझो ना ऐसे कि चांदनी रात है, समंदर किनारे अपने दोस्त के साथ बैठे हो, है ना, बहुत खूबसूरत जो है मौसम है, कब रात बीत गई पता नहीं चलता। अब थोड़ा दूसरा समझो, चांदनी रात है, एक कीचड़ भरा गड्ढा में गिर गए हो, निकलने की कोशिश करो, निकल ही नहीं पा रहे हो, पूरा रात उसी में रह गए, बतलाओ रात बीत ही नहीं रहा है। कीचड़ में बैठा हुआ आदमी को लगता है कि आज का रात जो है वो क्या उसका सुबह नहीं है क्या? उसको लगता है इस साल भर की रात है।
और चांदनी रात में अपने दोस्त यारों के साथ बैठे हुए रात लगता है कि अरे इतना जल्दी बीत गया क्या। टाइम भी रिलेटिविस्टिक होता है, समझा ना। चलो धन्यवाद, थैंक यू।